गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म से रिलेटेड दो तीन छोटे छोटे बट बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेशल केसेस की बात करेंगे और अपने मन से हम दो तीन क्वेश्चन बतलाएंगे आपको DPP 2 का। हमसे आपने DPP 1, 2, 3 का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। हम आज भर वेट करते हैं। DPP 1, 2, 3 तीनों देखिए और उसमें जिस जिस नंबर में प्रॉब्लम है आप मैसेज कर दीजिए, चाहे वह प्रॉब्लम की संख्या 1 हो या 50 हो। आपको तो टेंशन लेना ही नहीं है, आप कर दीजिए ताकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम तुरंत आपको सॉल्व करके एक वीडियो दे दें। और जब 1, 2, 3 बिल्कुल हमें लगेगा कि आपका भी कंप्लीट हो गया, मेरा भी कंप्लीट हो गया, तब हम DPP 4 आपको प्रोवाइड करेंगे और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त हम नोट्स नहीं दे पाए हैं, थोड़ा सा कुछ और भी अचानक से व्यस्तता बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, अभी हम एक सप्ताह भर एक दिन बीच करके वीडियो देंगे। आज 6 जून है, आज आप अभी क्लास देख रहे हैं। 7 जून को क्लास नहीं मिलेगा, फिर 8 जून को मिलेगा, फिर 9 जून को नहीं मिलेगा, फिर 10 जून को मिलेगा। 10 जून तक हम जितना पढ़ाएंगे और जितना पढ़ा चुके हैं सबका नोट्स आपके व्हाट्सएप पे दे देंगे। हमको आप 10 जून तक का समय दीजिए। हम 9 जून के अंदर तक जितना पढ़ा चुके हैं और 10 जून को जो पढ़ाएंगे वो सब नोट्स आपको हम दे देंगे आपके व्हाट्सएप पे। 10 पेज का नोट्स हम दे चुके हैं और हम लिख रहे हैं। हम 2-3 पेज करके आपको पर डे देंगे और 9 से 10 जून तक टोटल नोट्स आपको हम दे देंगे जो 10 जून तक हम पढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग लगातार एक साथ चलेंगे, नोट्स देते जाएंगे और आपको हम वीडियो बना बना के भी पढ़ाते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, आप DPP जरूर बनाइए और जो दिक्कत होता है पूछिए, क्योंकि जो हो जाएगा तो फिर पीछे मुड़ के देखने में बड़ी परेशानी होती है। तो आइए हम ये काम करते हैं और आप हमने जो कहा पूरी बातों को अमल कीजिए। और अंतिम बात, जिस दिन लेक्चर नहीं रहता है आदत मत बिगाड़िए। आप उस दिन आप उसी टाइम पे किसी ऐसे वीडियो को रिवाइज कर लीजिए जो आपने ठीक से नहीं देखा या वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार दो बार रिवाइज करना चाहिए। अपना जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक मत कीजिए, उसको मेंटेन रखिए। तो आइए हम फटाफट कुछ केसेस की बात करके कुछ न्यूमेरिकल्स आपका हम सॉल्व करते हैं। सम स्पेशल पॉइंट्स। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 यह है पॉइंट चार्ज ए पे एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए Q1, और B पे एक पॉइंट चार्ज है Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, और आपने यहाँ पे एक माध्यम मान रखा है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K। तो अगर आपने अपने आवेशों को किसी ऐसे माध्यम में मान रखा है जिसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, जिसके बीच की दूरी R है, आवेशों का मान क्रमशः Q1 और Q2 है, तो इनके बीच आप बल, विद्युत बल कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो सूत्र हम दे चुके हैं। क्या था? कूलम्ब्स लॉ से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K मॉड Q1 Q2 बटा R²। फ्रेंड्स, ये बात अब हम लोग समझ चुके हैं, इन्हें मुझे लगता है डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। इक्वेशन 1 मान लीजिए, पॉइंट नंबर 1। अब क्या करना चाहते हैं फ्रेंड्स? अभी जितना बल काम कर रहा है, अभी जितना बल काम कर रहा है, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के हटा लेने पर
इस माध्यम को मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोल दिया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलने का मतलब इन दो आवेशों के बीच जो माध्यम होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उस माध्यम को हटा देने पर, यानी आवेशों के बीच फिर से हवा मान लिया जाए या इन आवेशों को निर्वात में रख दिया जाए और मुझे बल इतना ही चाहिए, तो बताइए आवेशों के बीच की दूरी कितनी रखनी होगी? सुना मेरा बात? हम इन आवेशों को अब निर्वात में रखना चाहते हैं। इस वक्त इन आवेशों के बीच एक माध्यम काम कर रहा था, उस माध्यम को हटा देना चाहते हैं। और माध्यम को हटाइएगा तो बल का मान बढ़ जाएगा। माध्यम को हटाएंगे, हवा या निर्वात में ले जाएंगे, मतलब के का मान कम करेंगे आप, और के का मान जैसे से कम करेंगे बल का मान बढ़ेगा, तो बल का मान बढ़ जाएगा। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं बल इस वक्त जितना काम कर रहा है माध्यम के हट जाने के बाद भी उतना ही काम करे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? दूरी बदलना होगा। तो नई दूरी कितनी रखी जाए, कितनी होनी चाहिए ताकि बल हमारा पहले के जैसा ही दिखे? मुझे उस दूरी के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ये है हमारा आज का केस ए। तो क्या कहते हैं? यदि उपर्युक्त सिचुएशन को हवा अथवा निर्वात में रख दिया जाए तथा यदि फोर्स का मान वही चाहिए तो आवेशों के बीच की दूरी क्या होगा? मेरा ये सिचुएशन है। तो मैंने कहा कि जब इनके बीच के माध्यम को हटा के हवा या निर्वात मान लीजिएगा, मतलब के का मान कम कर रहे हैं आप, और के का मान कम कर रहे हैं तो बल का मान बढ़ रहा है। हम जबकि बल को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बढ़ते हुए बल को घटाइए, पहले के बराबर कीजिए। तो बढ़ते हुए जो बल है उसको घटाना होगा, मतलब दूरी को बढ़ाना होगा। तब माध्यम को हटा के दूरी बढ़ा दीजिए, आपका बल घट के पहले के जैसा हो जाएगा। तो कितना दूरी बढ़ाना चाहिए? पहले दूरी अगर 10 सेंटीमीटर था तो अब कितना सेंटीमीटर कर दें ताकि बल पहले के जैसा ही रहे? कंडीशन ये है। अर्थात ए पॉइंट पे आवेश Q1 है, बी पॉइंट पे आवेश Q2 है, यही आवेश है। लेकिन माध्यम के रूप में अब हम हवा की या निर्वात की बात कर रहे हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है उसको हमने R' मान लिया, और ये कितना होगा ये बताना है। तो इस वक्त फोर्स क्या काम करेगा वही चाहते हैं हम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के खत्म, क्योंकि हवा के लिए के का मान 1, वही आवेश Q1 Q2 और दूरी R' का स्क्वायर। इक्वेशन 2 हो गया। फ्रेंड्स, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग जरा सा रिलेट करते हैं और रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को बराबर कर दीजिए ना। 1/4πε0 के मॉड Q1 Q2 बटा R² बराबर 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 R²। 1/4πε0 Q1 Q2 कैंसिल हुआ, यहाँ बच गया 1/k × R², यहाँ बच गया R²।
यानी आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू के आर स्क्वायर, आर डैश इक्वल्स टू रूट के आर स्क्वायर, आर डैश इक्वल्स टू आर रूट के। फ्रेंड्स ये काफी शानदार फॉर्मूला है। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। अगर आपने अपने आवेशों को किसी ऐसे माध्यम में रखा था जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक k था, तब यदि फोर्स F काम कर रहा था तो उनके बीच के माध्यम को हटा देने पर भी अगर वही फोर्स चाहिए तो उनके बीच के दूरी को क्या करना होगा? तो उनके बीच के दूरी को r रूट k करना होगा। एग्जाम्पल, पहले मैंने मान लिया था दूरी कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 10 k का मान मान लीजिए 9, कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक, तो 9 का रूट 3, 10 गुने 3 30 सेंटीमीटर। तो अगर इस k का मान 9 है और ये r 10 सेंटीमीटर है, तो अभी अगर 1 न्यूटन फोर्स काम कर रहा था तो इस माध्यम के हटा देने पर भी 1 न्यूटन फोर्स तब काम करेगा जब उस दूरी को 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 30 सेंटीमीटर आप कर दीजिएगा। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। आइए हम लोग केस बी की बात करते हैं। देखिए, ये है आपका एक माध्यम। ये कुछ हो सकता है, जैसे मान लो कि ये माइका हो सकता है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। इसको भर दिया गया है किसके बीच? दो आवेशों के बीच। एक आवेश यहां पे है Q1, एक आवेश यहां पे है Q2, और दोनों के बीच की जो दूरी थी वो R थी। फ्रेंड्स, इसी कंडीशन में ना फोर्स काम कर रहा था 1/4πε0 इंटू K मॉड Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, आवेश यहां पर Q1 है, आवेश यहां पे Q2 है, लेकिन ये जो माध्यम था केस ए में हमने क्या डिस्कस किया? पहले माध्यम रखा और फिर माध्यम को पूरा पूरा हटा दिया। पहले पूरा पूरा एक माध्यम था, फिर बाद में पूरा पूरा माध्यम को हटा दिया। लेकिन इस केस में माध्यम पहले रखा है मैंने कंप्लीट पूरा पूरा, अब हम पूरा पूरा नहीं हटा रहे हैं। मान लीजिए यह आपका एक माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है। हालांकि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अभी भी R ही है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलेंगे, इसको हम एक माध्यम बोलेंगे, ये माइका हो सकता है। इसकी जो ये लंबाई है ना, इसको हम L मान लेते हैं। L लेंथ का एक माध्यम है। तो यदि दो आवेशों को हवा माध्यम में रखा गया हो, इधर हवा काम कर रहा है, यदि दो आवेशों को हवा में रखा गया हो R दूरी पर Q1 Q2 को, और उस R दूरी के भीतर L लंबाई का एक दूसरे माध्यम को डाल दिया गया हो, तब बताइए इनके बीच फोर्स कितना काम करेगा। अब इनके बीच फोर्स कितना काम करेगा ये निकालना है। तो फ्रेंड्स, इसके निकालने का तरीका है, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता है।
एक ही कोई माध्यम होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये तरीका है। हवा है तो पूरा पूरा हवा रहने दो, पानी है तो पूरा पूरा पानी रहने दो, अबरक है जिसको माइका कहते हैं, पूरा पूरा माइका रहने दो। फ्रेंड्स, जो भी माध्यम रखना है एक बार बैठ के सोच लो और पूरे जगह को उसी माध्यम से भर दो, तब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे आप। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें दो माध्यम आपके आवेशों के बीच रख दिए गए हों, कुछ जगह तक हवा काम कर रहा हो, कुछ जगह तक पानी काम कर रहा हो, आवेशों के बीच जब माध्यम एक से ज्यादा हो तब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहिए, पहले उसे एक माध्यम बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और वो सिर्फ हवा। इसको हवा माध्यम में लेके चलने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि इनको हटा देने पर क्या करें इस सिस्टम के साथ, ताकि इसके रहने के साथ आवेशों के बीच जितना बल काम कर रहा था, इसके हट जाने पर भी आवेशों के बीच उतना ही बल काम करे। इसके उपस्थिति में और इसके उपस्थिति में आवेशों के बीच जितना बल काम कर रहा है, क्या करें कि इसके अनुपस्थिति में, यानी पूरा पूरा हवा मान लें तो भी आवेशों के बीच उतना ही बल काम करे। फ्रेंड्स, दो टारगेट है, एक तो माध्यम को हवा करना यानी इसको हटाना, और हटाएंगे कुछ इस तरह से कि इसके हटने के बाद भी आवेशों के बीच वही बल प्राप्त हो जो बल इसके उपस्थिति में प्राप्त अभी हो रहा है। तो कैसे हटेगा? अभी अभी आपने पढ़ा है शानदार रिजल्ट कि अगर आपने आवेशों के बीच एक माध्यम भर रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब यहां पर फोर्स काम कर रहा था F, तो इसको हटा देने पर वही बल काम करे। इनके बीच के दूरी को क्या मानना पड़ेगा? तो इनके बीच की जो नई दूरी होगी उसको आप मानिएगा, इसकी जो पहले की दूरी थी मान लीजिए R, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K यानी R√K, उसकी नई दूरी हो जाएगी। इस दूरी पर रखिएगा तो इसके अनुपस्थिति में भी इन आवेशों के बीच वही बल काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आप शायद इस मेरी बातों को समझे। यहां तक वो माध्यम है और यहां तक हवा है, टोटल दूरी R है, ये दूरी L है, तो ये दूरी कितना बचेगा? ये हो जाएगा R-L, यहां पे आवेश है Q2। तो इस दूरी को तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि यहां तो हवा ऑलरेडी काम कर रहा है, तो ये तो हमारे लिए ठीक ही है, इसके वजह से तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अब यहां पर पहले की दूरी कितनी थी? L, और उस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। तो इसको हटा देने पर नई दूरी क्या मानेंगे हम, ताकि इसके उपस्थिति में जितना बल यहां पे काम कर रहा होगा उतनी ही बल काम करे इसके अनुपस्थिति में भी। दिस R के जगह पर L × L√K। फ्रेंड्स, अगर आपकी जो टोटल दूरी है, अब R' मान लेते हैं, L√K प्लस R-L। पहले आपके आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी? R। पहले आपके आवेशों के बीच की दूरी थी R, जिसमें L दूरी तक एक माध्यम काम कर रहा था और R-L दूरी पे हवा, R-L दूरी तक हवा काम कर रहा था। तब इनके बीच मान लीजिए जो फोर्स काम कर रहा होगा वो F काम कर रहा होगा। इस माध्यम को हटा देने पर इन आवेशों के बीच की दूरी क्या माने, ताकि यहां भी फोर्स F ही काम करे। तो ये हवा वाली जो दूरी थी वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये दूरी पहले भी आपका R-L था, वो अभी भी R-L ही रहेगा। लेकिन इस दूरी को आप हटाइए, जो कि हमने केस 1 में डिस्कस कर दिया कि R√L आपका नया डिस्टेंस हो जाएगा, नया दूरी हो जाएगा। इस दूरी से बदल दीजिएगा तो इसके अनुपस्थिति में वही बल मिलेगा जो इसके उपस्थिति में मिल रहा था। तो यहां से यहां तक की दूरी इतनी,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी, तो यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितनी, तो इस दूरी को इस दूरी से जोड़ दीजिए। ये दूरी हो गया L रूट के प्लस ये दूरी हो गया R माइनस L, यही हो गया हमारी न्यू दूरी। इसी डिस्टेंस पे आप फोर्स निकालिएगा तो काम चल जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0, पूरा हवा मान रखे हैं, मॉड Q1 Q2 बट्टा दिस R डैश का स्क्वायर, मतलब 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बट्टा L रूट के प्लस R माइनस L और टोटल का स्क्वायर। क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, इस सबको पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो यह हमारा दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए। इस रिजल्ट्स को आप बहुत ठीक से ध्यान रखिएगा। तो हमें सम स्पेशल पॉइंट्स में फ्रेंड्स यही बतलाना था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स आपका किसी भी तरह का हो सकता है वहाँ पे। अब आइए तो मुझे फटाफट एक और केस बनाते हैं, आंसर दीजिए। केस सी, ए पॉइंट पे एक चार्ज है Q1, बी पॉइंट पे एक चार्ज है Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। भाई यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ना उसको हमने L मान लिया। इसमें एक आपका काम कर रहा है पदार्थ जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। फिर यहां से लेकर के यहां तक के दूरी को हमने T मान लिया। T का मतलब थिकनेस, मोटाई, यहां पर वह दूरी के लिए होगा। और यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काम कर रहा है K2 और यहां से लेके यहां तक की दूरी है हवा। तो बतलाइए कि इस वक्त हम जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा। खुद ही बना सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन अपने मन में क्रिएट करके अपने आप सोच सकते हैं। हम ये आखिरी पॉइंट सोच रहे हैं, मेरे साथ आप डिस्कस कीजिए। तो A से लेकर के और C के बीच की दूरी है L और उस दूरी में एक माध्यम को भर दिया गया है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। C से लेकर के D के बीच की दूरी है T और इस बीच एक माध्यम काम कर रहा है K2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। D से लेकर के B तक हवा काम कर रहा है और A से लेकर के B के बीच की दूरी है R। तो बताइए इन आवेशों के बीच जो इस वक्त बल काम कर रहा है उसको कैसे निकालिएगा। ऐसे तो निकाल ही नहीं सकते हैं आप। या तो पूरा पूरा एक ही माध्यम भर दीजिए, चाहे कोई भी हो, या तो किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला हो या हवा हो या निर्वात हो। और नहीं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आपको एक माध्यम बनाना पड़ेगा। ये हवा है, रहने दीजिए, इसको भी बनाइए कि ये ना हो करके अगर हवा होता तो ये कितनी दूरी होती ताकि वहां पे बल इसकी उपस्थिति जैसा ही काम करे। यहां भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब हमको न्यू दूरी चाहिए, न्यू डिस्टेंस R डैश टोटल। पॉइंट A, पॉइंट B, Q1, Q2। अब A और B पॉइंट खिसक चुका है। अब इनके बीच की जो दूरी है वो नई आ चुकी है ताकि इस परिस्थिति में जितना बल काम कर रहा था यहां भी बल हमें उतना ही चाहिए। तो उतनी ही बल के लिए दूरी को बदलना होगा। तो क्या हो जाएगा, R डैश पहले निकाल लेते हैं। R डैश इक्वल्स ये कितने दूरी के बराबर कर दी जाए ताकि इसके अनुपस्थिति में इसके उपस्थिति जैसा बल मिले। तो हम जानते हैं दूरी है L और डायरेक्ट कांस्टेंट है K1, तो L रूट K1 करना होगा प्लस ये कितना करना होगा, T रूट K2 करना होगा, T रूट K2 करना होगा प्लस ये कितना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये टोटल डिस्टेंस कितना है R। ये डिस्टेंस जैसे यहां देखिए ये डिस्टेंस कितना था L, तो ये डिस्टेंस कितना बचा हुआ था R माइनस L। तो ये डिस्टेंस कितना है L, ये डिस्टेंस T, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस L प्लस T, टोटल डिस्टेंस R। तो ये डिस्टेंस कितना है R माइनस L प्लस T।
L प्लस टी यहाँ से यहाँ तक, R यहाँ से यहाँ तक, R में से L माइनस टी घटाइएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो लिखेंगे R माइनस एल प्लस टी, ये हो गया डिस्टेंस। देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा हो, है नहीं, प्रॉब्लम में सब डेटा दिया रहेगा, फटाफट पुट कर लीजिएगा। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई इतना का स्क्वायर L√K1 T√K2 R माइनस एल प्लस टी का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में सब डेटा दिया हुआ रहेगा, उसको पुट करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, यह आपको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा अब आपके लिए मुश्किल नहीं है और सोचने में टाइम नहीं लगेगा। आइए अब डीपीपी का 1-2 क्वेश्चन बताते हैं और फिर रिवाइज कीजिएगा। कल आपका क्लास नहीं होगा, फिर परसों क्लास होगा। हम इस सप्ताह के बाद तुरंत रेगुलर कर देंगे, लेकिन अभी हमको थोड़ा नोट्स बनाने दीजिए ताकि हम आपका काम अप टू डेट करते रहें। इस वक्त मेरे हाथ में डीपीपी 2 है, कूलम्ब्स लॉ का यही डीपीपी है। आपने हालांकि कोई भी नहीं पूछा है, कई लोगों से मेरी पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेजिंग हुई है तो उन्होंने कहा है कि डीपीपी 1 2 3 सब बन गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर वाकई सब लोगों का हो गया है तो खुशी की बात है, नहीं हुआ है तो आप उसको जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। आइए हम इस वक्त डिस्कस करते हैं आपके साथ, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे अभी ऐसा ही पढ़े तो एक छोटा क्वेश्चन नंबर 20, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, परावैद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किससे सूचित करते हैं, के से, तो के है आपका 81, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी। निरपेक्ष वैद्युतशीलता मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी आप एप्सिलॉन से लिखिएगा। क्या आपको एक सूत्र याद है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन। हम लोग परमिटिविटी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आपको रिकॉल कर लेना चाहिए। तो ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये है निर्वात में वैद्युतशीलता, ये है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, और किसी माध्यम के वैद्युतशीलता को ही निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहा जाता है। किसी माध्यम के वैद्युतशीलता को ही निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहा जाता है। इसीलिए के का मान 81, इसका मान आपको याद होगा 8.85 × 10⁻⁻12। अब गुना भाग कर लीजिएगा ना फ्रेंड्स तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। हम लिख देते हैं 7.17 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम और आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन इजी है, आप कहते हैं कि सब बन गया है तो यकीन भी होता है। 13, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। देखिए यहां पे प्रोटॉन है, यहां पे प्रोटॉन है, उसके बीच की दूरी r है। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल, मतलब दोनों जो एक दूसरे को विकर्षित करते होंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, F का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, ये बल उनके भार के बराबर हो, एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर वेट, वेट का हिंदी भार, एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो तो बताइए इस वक्त इसकी दूरी क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिखिएगा, 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वेट को क्या लिखिएगा, mg। हमको यहां से क्या निकालना है, r। कल क्लास आपका हम नहीं लेंगे,
परसों कूलम्ब एंड वेक्टर फॉर्म की शुरुआत करेंगे, तब तक हम बहुत नोट्स आपको दे चुके होंगे। अब 9 × 10⁻⁹ इसका वैल्यू, प्रोटॉन पे चार्ज, चार्ज का स्क्वायर कर दीजिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का स्क्वायर। आर हमें निकालना है, आर स्क्वायर बराबर मास प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻⁻27 kg और जी 9.8। फ्रेंड्स, गुना भाग आप कीजिए, जितना गुना भाग आप करिएगा आप समझिए कि उतना ही आप बेहतर परफॉर्म कीजिएगा, क्योंकि गुना भाग ना अपने फिजिक्स का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। उस हिस्सा को आप कमज़ोर नहीं होने दीजिए। जब दूसरे पे आप निर्भर करिएगा तो हिस्सा आपका कमज़ोर हो जाएगा। इसे गुना भाग तो स्वयं ही कीजिए, दूसरा करे तो भी अपने से कीजिए। तो हम जब सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स तो मुझे रिजल्ट आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तब आपको पूछना ही चाहिए। तो ये हमारा हो गया उसके बीच का डिस्टेंस। अब हम एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपके सामने, जो हमें बहुत अच्छा लगे। वैसे सब बन गया है तो हम किसको अच्छा कहें। आइए नंबर 16 की बात करते हैं। यूरेनियम 92-238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। इससे क्या निकलता है फ्रेंड्स? अल्फा कण निकलता है। अल्फा कण निकलने से पता है दोस्त क्या होता है? ये है उसका एटॉमिक नंबर, ये उसका मास नंबर। एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और मास नंबर में 4 की कमी आती है। तो जब इससे एक अल्फा कण निकल जाएगा तो जो नया प्रोडक्ट होगा उसका एटॉमिक नंबर 90 होगा और मास नंबर 234 होगा। मतलब वह एक नया कोई एलिमेंट थोरियम बनाएगा। यूरेनियम बदल चुका होगा दूसरे एलिमेंट में, पीरियोडिक टेबल में उसका जगह बदल गया होगा। तो कहता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, यानी जिस परमाणु से वह विघटित होता है, अलग होता है, टूटता है, निकलता है, किसी क्षण वह 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा? ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट बना थोरियम कहते हैं, ये 90 हो जाएगा, ये 234 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी क्षण, अब भैया इससे 2 ठो निकल चुका है, तो निकलने के बाद मतलब थोरियम 90 234 की बात कर रहे हैं, और इससे आपका अल्फा कण जिस दूरी पे उस क्षण होता है वह है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, तो कह रहा है अल्फा कण पर कितना बल काम करेगा? अल्फा कण पे जो बल काम कर रहा है वो बताना है भैया। इसके वजह से अल्फा कण पे जितना बल काम कर रहा होगा, अल्फा कण के वजह से इस पे भी उतना ही बल काम कर रहा होगा। ये बल निकालिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए। तो F बराबर 1/4πε0 mod Q1 Q2/r²। ये हो जाएगा 9 × 10⁹। यहाँ पे चार्ज कितना? ये चार्ज का पोजीशन है 90 E। इसके अल्फा कण मतलब हीलियम न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और जिसका मास नंबर 4 होता है, वह आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियस होता है। अल्फा कण का मतलब हीलियम का नाभिक समझिए। तो यहां पर चार्ज है 2E। अब बीच का दूरी हो गया 9 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर। फ्रेंड्स, सॉल्व करने दीजिए हमको। करते हैं सॉल्व।
तो F बराबर 9 गुने 10 पर पावर 9, 90 गुने 2, ये हो जाएगा 1.6 माइनस 19, ये भी और ये भी उसका स्क्वायर कर देना चाहिए। और नीचे लिखिएगा 9 गुने 9 गुने 10 पर पावर माइनस 30, 10 पर पावर माइनस 15 का स्क्वायर। 1 9 से ये कट गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ऊपर में बचा क्या, 1.6 1.6 2.56 इंटू 2 इंटू 1 10 इसमें ऐड हो जाएगा तो 10 पर पावर 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 38, ये ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर हो जाएगा 30। 6 दूनी 12, 2 5 10 1 11, 2 2 4 1 5 गुने 30 10 40, 10 पर पावर माइनस 38। काम खत्म हो रहा है फ्रेंड्स। आज इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, छोटा लेक्चर रखिए, आप रिवाइज कीजिए और इवनिंग तक हमको बताइए DPP 1 2 3 में कौन कौन क्वेश्चन पूछना है। तो पहले हम अगला लेक्चर में सारा क्वेश्चन बता देते हैं, DPP 1 2 3 फिनिश कर देते हैं, तब कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म में मूव करेंगे। न्यूमेरिकल्स पे फोकस कीजिए बस आप। ये हो जाएगा 10 पर पावर 2, तो फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं 512 बटा 100, ये भी है 100 कैंसिल, तो F का वैल्यू हो जाएगा 512 न्यूटन। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आपके लेवल का ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से किसी को दे दीजिए, उलझ जाएगा अगर एक को बार अपने लाइफ में नहीं बनाए हुए हैं तो फ्रेंड्स मुझे याद दीजिए, हम आपको मिलते हैं, आज 6 तारीख है, 8 तारीख को, आप 7 तारीख को भी गैप मत कीजिएगा। कोई वीडियो जो आपने बहुत ठीक से नहीं देखा हो उसे देखिएगा और रिवाइज करिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, व्हाट्सएप पूछिएगा। अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो परसों क्लास क्वेश्चन से भरा पड़ा होगा, और अगर आपने नहीं पूछा तो हम ये मान लेंगे कि DPP 1 2 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म स्टार्ट कर देंगे। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।